अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू टू डेज एनएफटी कोर्स। ये हमारा ऑनलाइन ट्रेडिंग का जो है वो एक पार्ट था जिसको आज हमने कवर करना है। आज से स्टार्ट करना है इसको पढ़ना। इससे पहले ये जो कोर्स था वो 7 डेज के ऊपर, जो 7 डेज में हम करवा रहे थे, लेकिन उसमें ये मसला आ रहा था कि बहुत ज्यादा जो लोग हैं वो ट्रेडिंग भी करना चाहते हैं, और सिर्फ एनएफटी से आपको उस तरीके के साथ ना उसका आपको एक्सपोजर मिलता है, और ना ही इससे कोई आपको फायदा हो सकता था। तो इसलिए इसको जो है फिर हमने मर्ज किया, और इसको ऑनलाइन ट्रेडिंग के साथ ही अटैच किया, ताकि आपको ऑनलाइन ट्रेडिंग के हवाले से भी चीज़ों का पता चलता जाए। और उससे रिलेटेड अगर आप हम एनएफटी की बात अगर करें, तो जो एक इमर्जिंग फील्ड है, इमर्जिंग चीज है, तो उसका भी आपको आइडिया एक ही कोर्स के अंदर मिल सके। तो बेसिकली ये 7 दिन का एक कम्प्रीहेंसिव कोर्स था, जिसको कोशिश करके 2 दिन के अंदर जो है वो मैं लेके आया हूँ। और कोशिश करेंगे कि इन 2 दिनों में हम ज्यादा से ज्यादा जो है वो चीजें कवर कर सकें। अगर आपको ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीजें, अगर आप नए हैं इस फील्ड के अंदर, तो आज हमने बहुत ज्यादा चीजें कवर की हैं, या वो आप उसको डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे, तो उसका सबसे आसान सोल्यूशन यही है कि आप फिर इसको 2 से 3 हिस्सों में दोबारा देख लें। हमारे पास जो आज की आउटलाइन है वो मैं कुछ देर तक आपके साथ शेयर करता हूँ। तो आप इस सेशन को, जो रिकॉर्डिंग है इसकी, जो हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं बाद में, उसको आप जो है वो 2 से 3 हिस्सों में दोबारा देख लें। 2-3 दफा देख लें, जब तक आप पूरा उस जो है उसको डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे, कर सकेंगे, तब तक आप उसे देख सकते हैं। एक्चुअली इसमें फायदा ये है कि हम 7 दिन का जो टोटल मवाद है तकरीबन, वो हम 2 दिन में कवर करेंगे। आपका वक्त भी बचता है। बहुत सारे वो लोग हैं जो ऑलरेडी इन चीज़ों को जानते हैं, उनके लिए उनका वक्त बचेगा। वो 2 दिन के अंदर ही इन चीज़ों का ओवरव्यू ले सकेंगे, और जिन लोगों को जो लोग इसमें नए हैं, बिगनर्स हैं, उनके लिए आसानी ये होगी कि इनके लिए रिकॉर्डिंग मौजूद होगी। वो चाहेंगे जब चाहें इसको रिवाइज कर सकते हैं और देख सकते हैं। तो आज जो है वो हमारा पहला दिन है। तो उससे पहले मैं एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन करवा दूं अपना। मेरा नाम तलहा सुहेल है, और मैं बेसिकली 5G डिज़ाइन एंड प्लान कंसल्टेंट हूँ नोकिया के साथ। और हम जो है आईटी और 5G नेटवर्क के साथ जो है वो काम करते हैं। और इसके बाद जो क्रिप्टो के हवाले से या ट्रेडिंग के हवाले से मेरा 7 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस है फॉरेक्स में, स्टॉक ट्रेडिंग में। 3 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस है क्रिप्टो ट्रेडिंग के अंदर। और इसके अलावा 5 से 6 कोर्सेज जो हैं वो मैं अब तक डिज़ाइन कर चुका हूँ, क्रिप्टो ट्रेडिंग के ऊपर, मनी मैनेजमेंट के ऊपर, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के ऊपर। और 500 से ज़्यादा, अब तो काफ़ी ज़्यादा हो चुके हैं, 500 से 1000 के दरमियान ये तादाद बनती है। तो ये स्टूडेंट्स हैं जिनको मैं सिखा चुका हूँ अब तक। और मेरी जो फील्ड है, जिसको आप कह सकते हैं कि जिसमें मुझे इंटरेस्ट है, या जिसको थोड़ा सा मैं सिखा सकता हूँ, एक्सपर्टीज कह सकते हैं आप, वो एनएफटी है, डिसेंट्रलाइज मार्केट है। उसके बाद क्रिप्टो है, वेब 3, थॉट लीडरशिप के हवाले से जो है वो कुछ काम करता हूँ। फाउंडर हूँ मैं ब्लॉकीवो कंपनी का, जो बेसिकली एक बास कंपनी है, ब्लॉकचेन एज अ सर्विस जो है वो कंपनी है। और इसमें क्रिप्टो से रिलेटेड, क्रिप्टो ट्रेडिंग से रिलेटेड, डीफाई से रिलेटेड, और इन तमाम जो ये नई जो फील्ड्स हैं इनसे रिलेटेड हम वहाँ पे ट्रेनिंग्स, कंटेंट और दीगर चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, सर्विसेज। तो ये एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन है जो अभी आपके सामने है। अब आज हम हमारी जो आउटलाइन है, वो ओवरऑल कोर्स की जो आउटलाइन है वो काफ़ी कम्प्रीहेंसिव है, जिसमें हमने एनएफटी को देखना है। इसके यूज केसेस पे थोड़ी सी बात कर लेंगे, क्योंकि हमारा असल जो मकसद है वो एनएफटी को सिर्फ और सिर्फ जो है स्पेकुलेशन के पर्सपेक्टिव से देखना मकसद नहीं है, बल्कि हमने इसको देखना है कि रियल जो यूज केस है हमारे फ्यूचर के अंदर, रियल वर्ल्ड के अंदर, ये किस तरीके से यूज हो सकती है। क्या ये सिर्फ तस्वीरें बेचने तक महदूद है, या कोई एक कार्टून जो है उसकी तस्वीर बना के जो बेचना या खरीदना, या उससे पैसे कमाने तक महदूद है, या इसका कोई फ्यूचर भी है आगे। तो उस पर हम थोड़ी सी बात करेंगे। ब्लॉकचेन एंड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, जो इसकी अंडरलाइंग टेक्नोलॉजी है, जो क्रिप्टो करेंसीज की भी अंडरलाइंग टेक्नोलॉजी है, उस पर भी हम बात करेंगे आज। इसके साथ साथ वेब 3 वॉलेट्स क्या होते हैं, किस तरीके के साथ उनको कॉन्फ़िगर किया जाता है, ब्लॉकचेन नेटवर्क्स क्या होते हैं, उन पे बात करेंगे। एनएफटी मार्केट प्लेसेस को देखेंगे, वैल्यूएशन और रॉयल्टी को देखेंगे कि एनएफटी में ये दोनों चीज़ें कैसे काम करती हैं, किस तरीके के साथ एनएफटी की वैल्यूएशन जो है वो हम कंसीडर करते हैं कि इसकी जो वैल्यू है ये कितने लाख डॉलर है, कितने हजार डॉलर है, या इसमें रॉयल्टी जो है वो किस तरीके से काम करती है। ये जो सारी आउटलाइन आप देख रहे हैं,
ये सारी आउटलाइन जो है 7 डेज की आउटलाइन है, जिसको काफी कह लें कि हमने कंप्रेस करके आज के कोर्स के अंदर और कल के 2 दिन के अंदर हम इसको जो है वो कवर करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, एक और चीज इसमें नोट कीजिएगा कि अगर आपको इनमें बहुत सारी चीजें ऐसी लगती हैं कि काफी कॉम्प्लेक्स हैं, ये काफी आपको अगर आप बिगनर हैं तो मुश्किल से लग रही हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं। इसको हम बड़े सिंपल तरीके से और नॉन कोडिंग मेथड से और बिल्कुल एक जनरल एग्जांपल से हम जो है वो सीखने की कोशिश करेंगे। तो वो उस हवाले से किसी भी किस्म की परेशानी की जरूरत नहीं है। तो ये इसके साथ साथ हम ब्लॉकचेन नेटवर्क सिलेक्शन पे बात कर रहे थे हम, उसके बाद प्रोफाइल क्रिएशन कैसे की जाती है मार्केट पर्सपेक्टिव में। ये हमारा ओवरऑल टॉपिक होता नहीं है, लेकिन इसको ऐड कर दिया, एटलीस्ट 2-4 मिनट इस पे बात करेंगे, ताकि अगर कल को आप अपनी एनएफटी प्रोफाइल बनाना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, और आप उसको किस तरीके के साथ, किन चीज़ों का आप ख्याल रखें और किस तरीके की या किस डायरेक्शन पे चल के आप मजीद मेहनत करें, तो आप जो है वो कामयाब हो सकते हैं। उसके बाद जो हमारा बड़ा पॉपुलर बेसिकली एनएफटी को, अगर आप कहीं से भी एनएफटी सीखते हैं तो आपको ये चंद एक चीजें सिखाई जाती हैं आमतौर पे, कि हाउ टू मिंट यानी क्रिएट कैसे करते हैं, बाय और सेल कैसे करते हैं। ये 3 चीजों को समझ यही समझा जाता है कि शायद अगर हम ये सिर्फ एक चीज देख लें, ये बाय एंड सेल को देख लें, ये समझ लें, तो शायद हमें एनएफटी आ जाती है। और आमतौर पे जो यूट्यूब पे और फेसबुक पे बहुत से लोग सिखाना चाह रहे होते हैं एनएफटी, वो बेसिकली यही 2-3 चीजें सिखा रहे होते हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि वो 10-15 मिनट में या 20 मिनट में ही चीजें पढ़ाई जा सकती हैं। तो लोगों को ये अंदाजा नहीं होता कि एनएफटी जो है वो 10-15 मिनट की चीज है या 10-15 दिन की चीज है। तो इसलिए आपने कंफ्यूज एटलीस्ट नहीं होना, इस ये कोर्स और उस कोर्स में काफी सारा फर्क है, कि उनका टोटल कोर्स हमारी सिर्फ एक पॉइंट है, सिंगल पॉइंट, हाउ टू मिंट बाय सेल एंड ट्रांसफर एनएफटीज। ये वो पूरे का पूरा आउटलाइन होती है आमतौर पे मार्केट में दस्तयाब कोर्सेज की, जो आप एनएफटी के हवाले से लोग सिखाते हैं या आप कहीं से सीखते हैं। तो ये थोड़ा सा आपका डिफरेंट एक्सपीरियंस होने जा रहा है। दूसरा, हम एनएफटी 2.0 की बात भी कर लेंगे थोड़ी सी। फ्रैक्शनल ओनरशिप क्या होती है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, फ्यूचर में ये किस तरीके से इमर्ज हो रहा है और कैसे काम आ सकते हैं। ब्लू चिप एनएफटी की बात करेंगे कि किन चीज़ों का ख्याल अगर आप रखें, किन चीज़ों को ध्यान में रखें, तो आप जो है वो एनएफटी ब्लू चिप कहला सकती है, और वो कम से कम आपके एनएफटी की जो वैल्यू है वो जीरो जाने के चांसेस कम से कम हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आप रैंडम कोई पिक्चर उठा लेते हैं, कोई भी एनएफटी खरीद लें, काफी महंगी खरीद लें, $10,000 की, $5,000 की या $100 की, किसी भी प्राइस पे आप खरीद लेते हैं, तो क्या वो दोबारा 110, 120 या 200 की बिक भी सकती है कि नहीं हो बिक सकती। तो वो उन चीज़ों का भी ख्याल रखना होता है। तो एनएफटी को रिलेशन क्या है गेमफाई एंड मेटावर्स के साथ, ये हम देख लेंगे। इसके बाद एनएफटी मार्केटिंग फंडामेंटल्स पे बात कर लेंगे। एनएफटी क्रिएटर्स जो हैं, जो काफी बड़े पॉपुलर हैं, उनको एक दफा उनका ओवरव्यू ले लेंगे। और इसके बाद एनएफटी से हम कैसे कमा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप एनएफटी खरीदें और बेचें और इसी से कमाएं। बेसिकली एनएफटी से कमाने के 2 तरीके हैं। एक होता है डायरेक्ट इनकम फ्रॉम एनएफटी, एक होता है पैसिव या इनडायरेक्ट इनकम। तो इनडायरेक्ट इनकम जो है वो आप किस तरीके से, हम उसको किस तरीके से जो है वो एनएफटी की लेवरेज लेके, एनएफटी की हेल्प से जो है, या इसके नॉलेज की हेल्प से हम कमा सकते हैं। तो आखिर में सिक्योरिटी कंसर्न्स या किसी तरह और इस हवाले से जो एनएफटी से रिलेटेड जो कह लें कि दूसरा इसका रुख है, एक हम पॉजिटिव रुख भी देखेंगे, एक नेगेटिव जो है पर्सपेक्टिव भी देखेंगे, कि ओवरऑल इसके नुकसानात भी क्या हैं और कंसर्न्स क्या हैं इस हवाले से। तो ये है हमारा जो है ओवरऑल टॉपिक। इसको हम थोड़ा सा कह लें कि कंप्रेस करते हुए आगे चलेंगे। और आज जो हम देखने वाले हैं, उससे पहले मैं आपको एक जो फॉर्मल डिस्क्लेमर होता है वो मैं बता दूं, कि बुनियादी तौर पे क्रिप्टो ट्रेडिंग, फॉरेक्स ट्रेडिंग या किसी तरह की ट्रेडिंग और एनएफटी समेत ये सारी चीजें जो हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं, इसका मकसद सिर्फ एजुकेशनल पर्पस है। इसमें जितनी जो भी चीज़ आप पढ़ेंगे उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ सिखाना है। कोई फाइनेंशियल एडवाइस का जो है वो नहीं है ये। अगर आप अपने रिस्क को खुद कैलकुलेट करने के बाद ही आप को इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, आपको अपना लॉस का पता होना चाहिए। और आमतौर पे ऑनलाइन ट्रेडिंग के अंदर सिर्फ वही रकम इन्वेस्ट की जानी चाहिए जो आप लूज कर सकते हो, जो अफोर्ड टू लूज कर सकते, ठीक है, जिसको आप जो है जिसके नुकसान आप बर्दाश्त करने के काबिल हो। तो इन चीजों को आपने हमेशा ध्यान में रखना है। तो आज की जो आउटलाइन है वो ये है कि एनएफटी क्या होती है, और टेक और आर्ट पर्सपेक्टिव से क्या चीज है,
फिर इसके बाद ब्लॉकचेन एंड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं, वेब 3 वॉलेट्स क्या होती हैं और कॉन्फ़िगर कैसे किए जाते हैं, और एनएफटी मार्केट प्लेसेस पे भी बात करते हैं। तो जी सबसे पहले हम स्टार्ट हो जाते हैं कि एनएफटी क्या होता है। एनएफटी इज नॉन फंजिबल टोकन। अगर जो चूंकि ये जो कोर्स है डिजाइन किया गया बिगनर्स को मद्देनजर रखते हुए, तो इसमें मैं बिल्कुल सिंपल और सादा सी मिसालों के साथ समझाने की कोशिश करूंगा। अगर आप में से कोई इन चीज़ों को थोड़ा सा पहले जानता है तो उसके लिए हो सकता है ये चीज़ें बहुत बेसिक हों, लेकिन चूंकि हम इस पूरे कोर्स के अंदर, सेशन के अंदर हमने जो बिगनर्स हैं उनको भी मद्देनजर रखना है, तो आपको भी ये चीज़ें साथ थोड़ी देर के लिए बर्दाश्त करना पड़ेंगी। तो चलें जी, एनएफटी इज नॉन फंजिबल टोकन। फंजिबल और नॉन फंजिबल क्या होता है? देखें, इसमें दो लफ्ज हैं, एक है नॉन फंजिबल और एक है टोकन। पहले बात कर लेते हैं कि टोकन क्या होता है। सिंपल इसकी एक डेफिनेशन है कि टोकन कोई भी एसेट है, किसी तरह का भी एसेट है जो हम ब्लॉकचेन के ऊपर क्रिएट करते हैं। यहां तक ज़हन में रखें कि किसी भी तरह का एसेट है, ये एक एसेट की टाइप है जो हम ब्लॉकचेन के ऊपर क्रिएट करते हैं। टोकन यहां तक समझ आ गई आपको? अब हम बात करते हैं नॉन फंजिबल की। तो नॉन फंजिबल और फंजिबल दो लफ्ज होते हैं जिनको आप इक्वल वैल्यू की बुनियाद के ऊपर इंटरचेंज कर सकते हैं, वो फंजिबल कहलाते हैं। और जिनको आप इक्वल वैल्यू की बुनियाद पे आपस में उनका तबादला या एक्सचेंज नहीं कर सकते, वो नॉन फंजिबल कहलाते हैं। जैसे 1,000 का नोट दूसरे 1,000 के नोट के बिल्कुल इक्वल है। आप 1,000 का नोट किसी को दें, बदले में उसे 1,000 का नोट लें, दोनों की वैल्यू सेम है, इट्स फंजिबल। ठीक है, इसी तरह एक बिटकॉइन दूसरे बिटकॉइन का फंजिबल, ये फंजिबल टोकन है। लेकिन अगर मैं यही बात आपसे कहूं कि एक पेंटिंग है किसी एक आर्टिस्ट की बनाई हुई और एक पेंटिंग है दूसरे आर्टिस्ट की बनाई हुई, अब इसकी वैल्यू का कोई पता नहीं, एक दूसरे से मुख्तलिफ है और एक दूसरे से फंडामेंटली ही मुख्तलिफ है। एक दूसरे के साथ आप इसको एक्सचेंज नहीं कर सकते अनलेस कि आप इनकी वैल्यू पहले डॉलर्स में या रुपयों में मुतय्यन ना करें, और मुतय्यन करने के बाद इनको आपस के अंदर एक्सचेंज ना करें। ठीक है, तो नॉन फंजिबल आप समझ लें कि एक नॉन इंटरचेंजेबल यूनिट ऑफ डेटा, जो आप हम जिसको एक दूसरे के साथ एक्सचेंज जो है वो नहीं कर सकते। ठीक है, यहां तक समझ आ गई? तो इसलिए जो हम एनएफटी होगी, वो एनएफटी एक यूनिक टोकन है जिसको आप एक दूसरे टोकन एनएफटी के साथ आप एक्सचेंज नहीं कर सकते या चेंज नहीं कर सकते, उनका आपस में तबादला नहीं कर सकते। यहाँ तक मेरा ख्याल है कि ये बड़ा सिंपल तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है कि एनएफटी क्या होती है। अगर आपको कोई क्वेश्चन होगा, सेशन के आखिर में हम इन सारी चीज़ों के आप नोट करते जाएं या उसके ऊपर उसको जहन में रखें, हम सेशन के आखिर में इन सारी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। मेरी कोशिश ये है कि मैं आराम आराम से और बिल्कुल सिंपल वे में आपको आगे लेके चलूं, ताकि जब हम थोड़ा सा मजीद एडवांस की तरफ जाते जाएं तो पिछले कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर होते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो है वो आर्ट एंड टेक के हवाले से एनएफटी को हम किस तरीके से देखते हैं। देखिए, जो आर्ट है यानी कोई भी फन पारा है जिसे हम मतलब उसमें आप किसी भी तरह की पेंटिंग ले सकते हैं, किसी तरह का भी आर्ट हो सकता है, वो उसको आप जो है मार्केट के अंदर एक पेंटिंग के तौर पे या आर्ट के तौर पे जो बेचते हैं फिजिकल वर्ल्ड के अंदर, बिल्कुल सेम हम उसी तरह उसको उसकी एनएफटी बना के भी हम उसको बेच सकते हैं। ठीक है, तो एनएफटी का एक पर्सपेक्टिव है आर्ट के, किसी तरह का भी जो आर्ट है वो हम एनएफटी के तौर पे बेच सकते हैं, एनएफटी बना के बेच सकते हैं। दूसरा उसका पर्सपेक्टिव है टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव में हम दो चीजें हमें चाहिए होती है, एक चाहिए होती है ब्लॉकचेन और एक चाहिए होती है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। ब्लॉकचेन की लेवरेज लेते हैं, ब्लॉकचेन का फायदा उठाते हैं और ब्लॉकचेन के ऊपर उसको क्रिएट करते हैं, क्योंकि ब्लॉकचेन हमें ये कह लें कि सहूलत देती है, ब्लॉकचेन हमें ये ऑप्शन देती है कि आप उसके ऊपर इस तरह की एक्टिविटी कर सकते हैं। तो आप ब्लॉकचेन आपको चाहिए होती है, ब्लॉकचेन की लेवरेज लेते हैं और आप उसकी ब्लॉकचेन के अंदर एक खासियत होती है कि आप उसमें जो भी डेटा स्टोर करते हैं या जो भी डेटा या जो भी टोकन कोई चीज़ क्रिएट करते हैं या ट्रांजैक्शन करते हैं, तो वो इम्यूटेबल होती है कि आप उसको दोबारा चेंज नहीं कर सकते, कोई उसे दोबारा चेंज नहीं कर सकता, बल्कि उसके अंदर वो ट्रांसपेरेंसी जो है वो पाई जाती है। तो इम्यूटेबिलिटी या ट्रांसपेरेंसी, इन चीज़ों की आप लेवरेज लेते हैं, इन चीज़ों का आप फायदा उठाते हैं और आप जो है आर्ट उस पे एज एन एनएफटी टोकन क्रिएट करते हैं।
स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? बेसिकली अभी अभी हमने आगे थोड़ा सा पढ़ना है ब्लॉकचेन और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को, वो भी मैं बता दूंगा आपको उसमें मजीद तफसील से। लेकिन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बुनियादी तौर पे वही फिजिकल कॉन्ट्रैक्ट है जो कोड की फॉर्म में लिखा होता है। तो हम इन दोनों चीजों के मिलाप के साथ हम एक टोकन को क्रिएट करते हैं। रियल वर्ल्ड का जो आर्ट है उसको भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, एज ए टोकन उस पे। और हम डिजिटल आर्ट को भी कर सकते हैं। इस समेत एक कह लें कि हमारे पास एक बहुत बड़ी एक रेंज है चीजों की जिसकी हम एनएफटी बना सकते हैं। हम उसमें किसी क्लिप की बना सकते हैं, किसी फुटबॉलर की जो एक उसने हिस्टोरिकल गोल किया हो, या किसी क्रिकेटर की जिसने अच्छा ओवर जो है वो खेला हो, आप उसकी एनएफटी बना सकते हैं। आपसे मुराद बुनियादी तौर पे जिसके पास उसके राइट्स होंगे, ठीक है। यानी अगर हम बात करें पीएसएल की तो पीसीबी के पास उसके राइट्स हैं। अगर हम क्रिकेट की बात करें तो आईसीसी या उससे मुतल्लिका बोर्ड के पास उसके राइट्स हैं। इसी तरह फुटबॉल है तो फुटबॉल क्लब्स जो है उनके पास उसके राइट्स हैं। आप अपनी बात करें तो आपके पास जो है वो किसी आर्ट के, किसी कोड के, किसी डिजिटल आर्ट के, या इस समेत किसी क्लिप के, वीडियो क्लिप के जो है जो आपने बनाई हो, किसी तस्वीर के जो आपने खींची हो, इस समेत बेतहाशा चीजें जो मतलब आप आपकी मलकियत है, उनके राइट्स आपके पास हैं, आप उनकी एनएफटी जो है वो बना के बेच सकते हैं। आपको बुनियादी तौर पे दो चीजों की लेवरेज लेनी होती है। एक आपको ब्लॉकचेन और दूसरी आपको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। तो मजीद हम देखते हैं ब्लॉकचेन क्या होती है। ब्लॉकचेन की हम बहुत ज्यादा तफसील में यहाँ पे ना जाएंगे क्योंकि ये ब्लॉकचेन का कोर्स नहीं है। ब्लॉकचेन के वो एसेंशियल्स हम या वो चीजें हम पढ़ने जा रहे हैं जो हमें एनएफटी के लिए जरूरी है। ये लफ्ज हमने काफी दफा सुना है, ब्लॉकचेन, या हमने ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का जो लफ्ज है ये काफी सुन रहे हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह क्रिप्टो करेंसी है, कि क्रिप्टो करेंसी सारी की सारी आपकी ब्लॉकचेन के ऊपर है, ठीक है। तो ब्लॉकचेन की जो पहली एप्लीकेशन आपके सामने आई थी, हमने देखी थी, वो थी बिटकॉइन। तो बिटकॉइन ब्लॉकचेन की पहली एप्लीकेशन है। तो ब्लॉकचेन का जो लफ्ज है, ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, वो काफी पॉपुलर होना शुरू होगी अभी क्रिप्टो करेंसी के हवाले से भी, और इसके अलावा भी इसके इंडस्ट्री के अंदर यूज केसेस हैं तो उस हवाले से भी लोग इसकी ब्लॉकचेन डेवलपमेंट की तरफ जाते हैं अपने करियर के अंदर। सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स इसको पढ़ते हैं, सीखते हैं और इसकी प्रैक्टिस करते हैं। इसकी काफी सारी जॉब्स भी अवेलेबल है। लेकिन हमने यहाँ पे एनएफटी के परस्पेक्टिव से देखना है कि ओवरऑल ब्लॉकचेन का कॉन्सेप्ट है क्या, ये होती क्या है। तो देखें, ब्लॉकचेन एक बड़ी सिंपल सी चीज है। ब्लॉकचेन कुछ ब्लॉक्स का एक आपस में समझने के एक लिंक है। बहुत से ब्लॉक्स आपस में जुड़ते हैं और वो ब्लॉकचेन बनती है। अब ये क्या, ये आप कहेंगे क्या डेफिनेशन है? जी, ये इसी तरह की डेफिनेशन है, लेकिन इसके अंदर कुछ चीजें और हम ऐड करते जाते हैं। एक तो ये डिजिटल है, यानी इसको आप, ये फिजिकल नहीं है। जैसे आपकी रिकॉर्ड के लिए बुक्स होती हैं, आपकी रिकॉर्ड के लिए जो है पेपर्स होते हैं, ये वैसी नहीं है, डिजिटल है। जारी बात है, कंप्यूटर में है, सॉफ्टवेयर बेस है तो डिजिटल ही होगी। उसके बाद डिसेंट्रलाइज्ड है। ये लफ्ज को आपने हमेशा ज़हन में रखना है। डिसेंट्रलाइज्ड का मतलब क्या होता है? कि ब्लॉकचेन बुनियादी तौर पे किसी एक सिस्टम में मौजूद नहीं होती, किसी एक कंप्यूटर में मौजूद नहीं होती। ब्लॉकचेन जो है वो जितने भी कंप्यूटर्स, जितने भी सिस्टम उस पूरे नेटवर्क के साथ अटैच्ड होते हैं, उन सब के अंदर जो है वो मौजूद होती है। अगर एक सिस्टम को आप, या एक कंप्यूटर को, एक पीसी को आप हटा दें तो बाकी की ब्लॉकचेन को फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए जो मतलब सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर नहीं है। ये बिल्कुल एक नेटवर्क है, आप इसे एक नेटवर्क समझ लें। एक नेटवर्क है मुख्तलिफ कंप्यूटर्स का, जिसमें आपके पास जो है वो डेटा मुख्तलिफ कंप्यूटर्स की मुख्तलिफ कंप्यूटर्स पे सेव होता है, बहुत सारे कंप्यूटर्स पे सेव होता है। और अगर एक कंप्यूटर वहां से निकल जाए, जिसे हम नोड भी कहते हैं, उन कंप्यूटर्स को हम नोड भी कहते हैं, अगर एक कंप्यूटर या एक नोड हम वहां से रिमूव कर दें तो उस पूरे नेटवर्क को कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए इसमें सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर नहीं है। ये डिसेंट्रलाइज्ड कहते हैं इसको, कि सेंट्रलाइज्ड एंटिटी नहीं है जो इसको मैनेज कर रही है, बल्कि ये डिसेंट्रलाइज्ड है। हमारे पास हजारों लाखों की तादाद में कंप्यूटर्स हो सकते हैं किसी भी नेटवर्क में, वो सारे के सारे उन सब के ऊपर एक जैसा डेटा मौजूद होता है, किसी के आने और जाने से फर्क नहीं पड़ता। डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब ये है कि पीयर टू पीयर है, कोई एक ऐसा सर्वर नहीं लगा हुआ दरमियान के अंदर जिसमें आप जो है वो ट्रांजैक्शन कंफर्म होती है, या कोई भी डेटा जो है मरकजी तौर पे उससे पड़ा है और चेक वहां से होता है, ऐसा नहीं होता। बल्कि पीयर टू पीयर
यानी मैं अगले नोड के साथ जुड़ा हूँ, अगला नोड दूसरे अगले नोड के साथ जुड़ा हुआ है, इसी तरह ये सारे नोड्स आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। और जो भी इसके ऊपर ट्रांजैक्शन कोई भी एक्टिविटी होती है, वो सारे के सारे जितने भी नोड्स होते हैं, जितने भी उसके अंदर नेटवर्क के अंदर पार्टिसिपेंट्स होते हैं, उन सबको पता चलता है और उनकी ही कह लें कि अप्रूवल के साथ वो ट्रांजैक्शन होती है। इसी वजह से बुनियादी तौर पे जब बहुत ज्यादा नेटवर्क, बहुत ज्यादा जो नोड्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, एक नेटवर्क को देख रहे होते हैं, तो आप किसी एक कंप्यूटर के अंदर या किसी एक नोड के ऊपर जाके आप चेंजिंग करना चाहते हैं, तो बाकी कंप्यूटर्स को रिजेक्ट कर देते हैं। इसलिए इसमें ये अगर हम देखें कोई भी डेटाबेस है, अगर सर्वर के ऊपर पड़ा हुआ तो सर्वर हैक हो गया तो सारी का सारा डेटाबेस जो होता है वो कंप्रोमाइज हो जाता है। इस बैंक्स का अगर हम देख लें, पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त चूंकि सेंट्रलाइज सिस्टम है, तो सेंट्रलाइज सिस्टम की एक प्रॉब्लम ये है, सेंट्रलाइज सिस्टम सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर जो होता है उसका होता है कि किसी एक जगह पे सर्वर जहाँ पे पड़ा होता है, वहां से अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए, हैक हो जाए, डिलीट हो जाए, कोई जो है बिल्डिंग को आग लग जाए, कुछ भी हो जाए, तो वो सारा जो डेटा है वो जाया हो जाता है। और आप जो है वो एक कह लें कि सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर के ऊपर उसकी वजह से आप काफी सारा नुकसान हो सकता है। तो इसलिए उसकी हिफाजत के लिए भी काफी पैसे खर्च करने पड़ते हैं। वो जिस बिल्डिंग में होता है उसकी सिक्योरिटी के मसाइल अलग अलग होते हैं, उसके बैकअप्स के मसाइल अलग होते हैं। लेकिन ब्लॉकचेन ये सर्विस, ये जो सहूलत आपको देती है कि ये पीयर टू पीयर है, एक जगह पे, यानी एक ऐसा पॉइंट नहीं होता कि जो अगर जिसके साथ प्रॉब्लम आ जाए तो वो सारे के सारे नेटवर्क या डेटा जो है वो जाया हो जाए, बल्कि एक पूरा नेटवर्क होता है, पीयर टू पीयर है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, डिसेंट्रलाइज्ड होता है। और आपस में जो इसके ब्लॉक्स की बात अगर हम करें ब्लॉकचेन की, तो ये जो ब्लॉक्स होते हैं ये आपस में जो इंटरकनेक्टेड होते हैं, यानी हर 10 मिनट के बाद एक ब्लॉक बनता है, हर 10 मिनट के बाद एक ब्लॉक बनता है, तो वो ब्लॉक आपस के अंदर एक क्रिप्टोग्राफिक प्रोटोकॉल से जुड़े हुए होते हैं। तो आप उनको बैक जाके डिलीट नहीं कर सकते, आप उनको बैक जाके उनमें चेंजिंग नहीं कर सकते। तो ये कुछ खासियत हैं जो बड़ी सिंपल तरीके से हम जो है वो आज देख रहे हैं कि ये ब्लॉकचेन होती है। ब्लॉकचेन बुनियादी तौर पे एक डिसेंट्रलाइज्ड पीयर टू पीयर नेटवर्क होता है, जिसमें तमाम नोड्स जो होते हैं वो अपना किरदार अदा करते हैं उस नेटवर्क को अप करने में। हम थोड़ा सा मजीद देखते हैं कि ब्लॉक्स क्या होते हैं। हमने ब्लॉक की बात की कि ब्लॉक में आखिर होता क्या है। बुनियादी तौर पे ब्लॉक के अंदर डेटा होता है। कौन सा डेटा होता है? हम कोई भी ट्रांजैक्शन, कोई भी इंफॉर्मेशन जब स्टोर करने लगते हैं इसके ऊपर, ब्लॉकचेन के ऊपर, तो वो एक ब्लॉक के अंदर ही जाती है। ब्लॉक आप समझ लें कि आप बैंक में हैं और आपके सामने एक लेजर पड़ा हुआ है, यानी एक शीट पड़ी हुई है। आपके पास कोई भी ट्रांजैक्शन होती है आपके बैंक के अंदर, यानी किसी शख्स ने 50,000 डिपॉजिट किया, दूसरे ने जो है वो 40,000 कह लें कि विदड्रॉ किया। आपने डिपॉजिट का जो है वो पूरा डेटा लिखा कि ये अकाउंट है, ये टाइम था, इतनी अमाउंट जो है वो डिपॉजिट हुई और इसका बैलेंस ये एक लाइन बन जाती है। तो ये लेजर के अंदर डेटा इस तरह का होता है। तो आप यही समझ लें कि इसको अगर हम डिजिटल कर लें, तो उसको हमने नाम, शीट को नाम दे दिया ब्लॉक का। तो ब्लॉक के अंदर भी ट्रांजेक्शन होती है, ब्लॉक के अंदर भी वो डेटा होता है कि जो भी एक्टिविटी ब्लॉकचेन के ऊपर हम कर रहे होते हैं, वो सारे का सारा डेटा किस में सेव हो रहा होता है? ब्लॉक्स के अंदर। तो वो एक ब्लॉक की सारी बात है, लिमिट होती है, बिल्कुल वैसे ही जो जैसे एक पेज की लिमिट होती है। पेज के ऊपर अगर 50 लाइंस हैं तो 50 एंट्रीज हो सकती हैं। ब्लॉक के अंदर भी साइज हो सकता है कि कितने किलोबाइट का हो सकता है या कितने मिनट के अंदर। मुख्तलिफ ब्लॉकचेन मुख्तलिफ अप्रोच यूज करती है। मुख्तलिफ ब्लॉकचेन जो है वो कुछ टाइम बेस पे हैं, जिस तरह बिटकॉइन की अगर हम बात करें तो हर 10 मिनट के बाद एक ब्लॉक बनता है, 10 मिनट में जितना डाटा आ जाएगा वो उसके अंदर सेव हो जाएगा। इसी तरह अगर हम मुख्तलिफ और ब्लॉकचेन्स की बात करें, वो कह लें कि 1 सेकंड के बाद भी बनाती है ब्लॉक, कोई 2 सेकंड के बाद बनाती है। यानी दुनिया के अंदर इस वक्त हजारों ब्लॉकचेन्स मौजूद है, हर एक की अपनी अप्रोच है, लेकिन बुनियादी कॉन्सेप्ट सिर्फ यही है कि ब्लॉक्स के अंदर डेटा होगा और ब्लॉक आपस में जुड़ते जाएंगे। ये कॉन्सेप्ट कभी भी नहीं बदल रहा, कहीं नहीं बदल रहा, किसी ब्लॉकचेन में नहीं बदल रहा। इस वक्त मार्केट के अंदर 19,000 जो है वो करेंसीज मौजूद है जिनके पीछे ब्लॉकचेन है ज्यादातर, चंद एक के अलावा। बिल्कुल दो चार ऐसी हैं जिनके पीछे ब्लॉकचेन नहीं है, वो एक अलग टॉपिक है। लेकिन 19,000 प्लस जो करेंसीज हैं, क्रिप्टो करेंसीज, उनके पीछे अगर ब्लॉकचेन चल रही है, इसके अलावा बहुत सारे बड़ी कंपनीज हैं जो अपना डेटाबेस ब्लॉकचेन के ऊपर रख रहे हैं। वो सारे का सारा जो बुनियादी कॉन्सेप्ट है ब्लॉक्स का वो यही है।
बस फर्क ये होता है कि अप्रोच डिफरेंट होती है कि वो कितने मिनट के बाद ब्लॉक क्लोज कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही अगर आप लंबी जो है वो शीट ले हैं, 50 लाइंस वाली ले हैं, 30 वाली ले हैं, 20 वाली ले हैं, आप किस तरीके से जो है वो लेजर या डेटा को मैनेज करते हैं, सेम यही चीज जो है वो आपकी ब्लॉकचेन के अंदर होती है। अब यहाँ पे जो ब्लॉक होता है, अगर फर्ज करें हम 10 मिनट की बिटकॉइन की बात करते हैं, 10 मिनट के बाद एक ब्लॉक जो है वो बन जाएगा। और जब अगला ब्लॉक बनेगा तो वो जो आपस में इंटरकनेक्टिविटी है वो इस तरीके से होती है कि आपके पास जो पिछला यानी कह लें कि पिछला जो ब्लॉक होता है उसका जो हैश होता है वो आपका अटैच हो जाता है, यानी रेफरेंस के तौर पे। जैसे अगर हम फाइल नंबर, पेज नंबर किसी भी लेजर शीट का 50 था, अब हमने 51 बनाना है, तो वो 50 का जो आपका कोई हैश टैग है या कोई रेफरेंस कोड है वो उसके ऊपर लगा देते हैं, ताकि अगर पेज आगे पीछे भी हो जाए तो वो हमें पता चलता जाए कि कहाँ से शुरू हुआ था। इसी तरह जब हम बुक्स का या किसी जगह पे नंबरिंग करते हैं तो उसमें भी इसका भी मतलब यही होता है कि अगर पेज आगे पीछे हो जाए तो हमें पता चले कि ऑर्डर क्या है, सीक्वेंस क्या है और तरतीब क्या है। ठीक है, तो यही चीज हमारे पास ब्लॉक्स में है, लेकिन यहाँ पे चूंकि नंबर्स उस तरीके से नहीं होते बल्कि क्रिप्टोग्राफिक फॉर्मेट के अंदर होते हैं। तो ये जो आपके सामने हैश जो ये नजर आ रहा है, ये बुनियादी तौर पे हैश जो है वो पिछले ब्लॉक का हैश जो है अगले ब्लॉक के साथ अटैच हो जाता है। इसी तरह एक तरतीब चलती जाती है, इस तरतीब के साथ जो है वो ब्लॉक अपना बनते जाते हैं। ठीक है, तो ये ब्लॉकचेन जो बुनियादी तौर पे इसको हम ये टोटल ब्लॉकचेन का एक कॉन्सेप्ट है। अब ब्लॉकचेन की जो है प्रोग्रामेबिलिटी क्या होती है, ये तो है जी सिंपल ब्लॉकचेन। जैसे हम बिटकॉइन की बात करें, बिटकॉइन पे अगर आपने किसी को फंड ट्रांसफर करना है तो बिटकॉइन ट्रांसफर कर देंगे उसे। ठीक है, एक एड्रेस से दूसरे एड्रेस तक। जिस तरह आप मार्केट के अंदर देखते हैं कि लोग जो है वो एक दूसरे को फंड ट्रांसफर कर रहे होते हैं, मुख्तलिफ कॉइन भेज रहे होते हैं, तो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना तो कोई मसला है ही नहीं। एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होता है, ब्लॉक के अंदर वो डेटा आ जाता है और ब्लॉक उसको कंफर्म करता है, और दूसरी जो है दूसरे वॉलेट के अंदर या दूसरे शख्स तक वो पैसे पहुंच जाते हैं, वो बिटकॉइन पहुंच जाते हैं। लेकिन ये सिर्फ इतना सा काम नहीं है, ये बड़ी सिंपल ब्लॉकचेन एप्लीकेशन है। ब्लॉकचेन बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो चुकी है, इसके अंदर एक प्रोग्रामेबिलिटी का कॉन्सेप्ट आ चुका है। ये क्यों पढ़ना जरूरी है, प्रोग्रामेबिलिटी का थोड़ा सा समझना इसलिए भी जरूरी है कि बुनियादी तौर पे जो एनएफटी हम क्रिएट करते हैं यानी टोकन क्रिएट करते हैं वो प्रोग्रामेबिलिटी के बगैर नहीं हो सकता। तो अब यहाँ पे जो ब्लॉकचेन्स प्रोग्रामेबिलिटी को या स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को सपोर्ट करती है ना, वो हम प्रोग्रामेबल ब्लॉकचेन उन्हें कहते हैं। इस वक्त मार्केट के अंदर जितनी भी ब्लॉकचेन्स हैं वो सारी की सारी प्रोग्रामेबल ही ब्लॉकचेन है, सिवाय जो आपकी बिटकॉइन की ब्लॉकचेन है। बिटकॉइन की जो ब्लॉकचेन है वो बड़ी सिंपल ब्लॉकचेन है क्योंकि वो सबसे पहली भी है। अब उसके अंदर सबसे कम जो है वो फीचर मौजूद है, और उसके अलावा स्लो भी है। उसके बाद बहुत सारे उसके अंदर ड्रॉबैक्स हैं, लेकिन इसके बावजूद बुनियादी तौर पे बिटकॉइन इसलिए जो है वो ज्यादा वैल्यू रखता है कि एक तो उसकी जो एक्सेप्टेबिलिटी है एज ए स्टोर ऑफ वैल्यू कॉइन, वो सब वो बन चुकी है। इस वक्त बिटकॉइन जो है वो उसकी यूटिलिटी यही है कि वो एक स्टोर ऑफ वैल्यू यानी डिजिटल गोल्ड की हैसियत रखता है। जिस तरह हम गोल्ड की अगर बात करें तो गोल्ड हमारे किसी काम नहीं आ रहा होता बेसिकली हमारी लाइफ में उस तरीके से जितना लोहा काम आ रहा होता है, लोहे से भी कम उसकी यूटिलिटी है हमारी रियल लाइफ के अंदर। लेकिन चूंकि पिछले 4-5 हज़ार साल से हमारा एक कॉन्सेप्ट है कि गोल्ड इज अ प्रेशियस, तो वो एक प्रेशियस मेटल के तौर पे, कीमती धात के तौर पे, चूंकि ये एक दूसरे के साथ एक्सचेंज का बार्टर सिस्टम के अंदर एक पूरी हिस्ट्री है ना दुनिया की, एक पूरी इसको इंसानी दानिश ने इसको एक्सेप्ट किया हुआ है। तो वो बुनियादी तौर पे गोल्ड की हैसियत वो है, उस वजह से गोल्ड एक जो है वो आज कह लें कि स्टोर ऑफ वैल्यू माना जाता है। गोल्ड एक कीमती धात और एक्सचेंज करने के हवाले से इसको एक स्टैंडर्ड का दर्जा हासिल है। अब अगर हम बात करें ब्लॉकचेन के अंदर, तो ब्लॉकचेन के अंदर भी सिर्फ ये हैसियत बिटकॉइन को हासिल है। बिटकॉइन सबसे पहली ब्लॉकचेन है, सबसे पहले इसको जो है वो खरीदा, इसको बेसिकली ये कॉइन लॉन्च किया गया बिटकॉइन, और इसका पूरा कॉन्सेप्ट सामने आया है कि डिजिटल करेंसीज भी कोई चीज होती हैं। तो इसलिए जो बिटकॉइन का की हैसियत है वो इस वक्त किसी दूसरी करेंसी की नहीं है, बावजूद इसके कि इसका जो यूज केसेस हैं वो निस्बतन कम है, प्रोग्रामेबिलिटी का मसला है, स्लो है, वगैरह वगैरह, लेकिन इसके बावजूद उसकी हैसियत अपनी जगह पे है। लेकिन हम बात करें प्रोग्रामेबिलिटी की, तो एथेरियम बुनियादी तौर पे वो पहली एक ब्लॉकचेन थी जिसने ये कॉन्सेप्ट दिया कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो है वो भी आप रन कर सकते हैं। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट अभी अभी हम जो है अगली स्लाइड्स में पढ़ने वाले हैं तफसील से। तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स अगर कोई सपोर्ट करती है,
कोई भी ब्लॉकचेन, इसका मतलब ये है कि वो ब्लॉकचेन प्रोग्रामेबल है। और आजकल जितनी भी ब्लॉकचेन आ रही है वो सारी प्रोग्रामेबल है, बल्कि बड़ी एडवांस लेवल की प्रोग्रामेबल है। इवन एथीरियम ब्लॉकचेन जो है उससे भी एडवांस जो है वो मौजूद है ब्लॉकचेन्स, बल्कि बहुत ज्यादा एडवांस ब्लॉकचेन मौजूद है। रोजाना की बुनियाद के ऊपर नई से नई चीज आ रही है, नए से नया कॉन्सेप्ट आ रहा है, जो फ्यूचर के जो प्रॉब्लम्स है ब्लॉकचेन के हवाले से, या स्केलिंग के हवाले से, इसकी कैपेसिटी के हवाले से, इसकी स्पीड के हवाले से, इसकी फंक्शनैलिटी के हवाले से, वो सारे के सारे जो है वो उन टारगेट्स को, उन चैलेंजेस को टारगेट किया जा रहा है और उसको हल करने की कोशिश की जा रही है अपने अपने अंदाज से। तो इसलिए इस वक्त सारी की सारी जो ब्लॉकचेन है वो प्रोग्रामेबल है। तो ये ध्यान में रख रहे हैं। एक लफ्ज हम सुनते हैं डेप्स का, डी एप्स का, डी एप्स भी कहते हैं, डेप्स भी कहते हैं। डेप्स बुनियादी तौर पे डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन होती है। डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन जैसे अगर हम फेसबुक की बात करें, ये सेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन है। ट्विटर सेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन है। इस वक्त आप जहां जो कुछ भी कर रहे हैं, जूम सेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन। डी एप्स जो है या डेप्स जो है वो बुनियादी तौर पे डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन है, जिनका पूरा एक कॉन्सेप्ट, पूरी एक दुनिया जो है वो इस वक्त आप समझ लें कि हमारे सामने बन रही है और हमारे सामने ये इवॉल्व हो रही है। ठीक है। अभी डिसेंट्रलाइज्ड, जिस तरह सेंट्रलाइज में प्रॉब्लम है सेंसरशिप का, फेसबुक के ऊपर आपको कम्युनिटी स्टैंडर्ड के हवाले से बाज़ का बिल्कुल अजीब से जो है वो स्टैंडर्ड्स की वजह से, किसी कंप्लेन की वजह से आपकी आईडी रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। एक मिसाल चूंकि सबके साथ कॉमन है तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर हम डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन की बात करें तो वहां पे ये चीजें इस तरीके से नहीं होगी, या तो होंगी नहीं, या इनका प्रोसेस डिफरेंट होगा। किसी शख्स का किसी का अमल दखल नहीं होगा किसी सिंगल एंटिटी का, बल्कि एक एल्गोरिदम जो है जिसका आपको पता है वो वैसे ही काम करेगा जैसे एल्गोरिदम के अंदर सेव है, और वो बार बार चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि प्रोग्रामेबल ब्लॉकचेन के अंदर भी आप जो है जो आपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, जो प्रोग्रामेबिलिटी उसमें ऐड कर दी, जो एप्लीकेशन बना दी है, वो है ब्लॉकचेन वाली खसूसियात जो है उसके अंदर मौजूद है कि वो इम्यूटेबल है, उसको आप दोबारा जाके चेंज नहीं कर सकते। तो इसलिए अब जो सूरत हाल है वो डी एप्स की या दीगर ब्लॉकचेन्स की, वो काफी एडवांस होती चली जा रही है। अच्छा, प्रोग्रामेबल ब्लॉकचेन और सिंपल ब्लॉकचेन में ना एक छोटा सा फर्क है, वो मैं आपको एक छोटी सी मिसाल से बताता हूँ। एक तो ये है कि आपने किसी को 100 बिटकॉइन सेंड करने, ठीक है, इतनी बड़ी अमाउंट अगर किसी के पास है तो। बहरहाल 100 बिटकॉइन अगर आपने किसी को सेंड करने हैं तो आप क्या करते हैं, आप अगले का जो है वो वॉलेट एड्रेस लेते हैं जिसको आपने भेजने, और आप उसको अपने वॉलेट से दूसरे वॉलेट में सेंड करते हैं। ये सिंपल ट्रांजेक्शन। लेकिन इसमें एक छोटी सी मैं कम्प्लेक्सिटी ऐड करता हूँ कि मैं ये चाह रहा हूँ कि अगर मतलब शाम 9 बजे जो है, रात 9 बजे जो है इसको 50 जो बिटकॉइन है सेंड हो जाए, और सुबह 10 बजे जो है बाकी 50 सेंड हो जाए। तो ये एक छोटा सा बेसिकली कम्प्लेक्सिटी आ गई ना, एक सिंपल ट्रांजेक्शन की निस्बत ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन है, इसमें कोई कंडीशन आ गई। तो ये आपकी जो है वो प्रोग्रामेबल ब्लॉकचेन जो है वो हैंडल कर सकती है। सिंपल ब्लॉकचेन इस तरीके का काम नहीं कर सकती। उसके बाद जो है, जिस तरह मैंने पहले कहा कि इथेरियम जो है हमारी मोस्ट पॉपुलर है, लेकिन इसके साथ साथ सोलाना भी है, पोल्काडॉट भी है, कार्डानो भी है, एवलांच भी है, पॉलीगॉन भी है, बाइनेंस स्मार्ट चेन भी है जिसका बीएनबी टोकन है, फ्लो है। ये बहुत सारी ऐसी जो है इस वक्त मार्केट के अंदर मौजूद है। ये सिर्फ चंद एक के नाम है, ठीक है। नियर प्रोटोकॉल मौजूद है। इस समेत बेतहाशा आपके पास मौजूद हैं एडवांस लेवल की ब्लॉकचेन्स, ठीक है। तो ये सारी की सारी प्रोग्रामेबल ब्लॉकचेन। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं तो व्हाट इज स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट? सिंपल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है इससे पहले समझ लें। कॉन्ट्रैक्ट दो पार्टीज के दरमियान कोई एक एग्रीमेंट होता है कि ये कंडीशन मेट होगी, ये कंडीशन मेट होगी तो ये काम होगा, अगर ये कंडीशन मेट नहीं होगी तो ये काम नहीं होगा। ये एक एग्रीमेंट है जो आप रियल लाइफ के अंदर आपस में करते हैं। ये बहुत ज्यादा सादा भी हो सकता है, जैसे भाई अगर आप मुझे ये चीज बेचेंगे तो मैं आपको इतने पैसे दे दूंगा, ये सिंपल है। एक कॉम्प्लेक्स भी हो जाता है जिस तरह कंपनीज के होते हैं, जिसमें बहुत सारी मतलब मुख्तलिफ शिक्कें होती हैं कि आप ये कंडीशन इस तरीके से मेट होगी तो ये होगा। तो ये सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट जो है वो हम रियल लाइफ में पहले से ही करते आ रहे हैं, ये कोई नई चीज नहीं है। बस इसको जब आप कोडिंग के थ्रू कोड में लिख देते हैं, और ब्लॉकचेन के ऊपर चूंकि ये स्टोर होते हैं, तो ब्लॉकचेन के अंदर ये है कि अगर आपने एक दफा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट या लिख के कॉन्ट्रैक्ट जो है उसमें सेव किए कर दिया, तो वो बाद में इम्यूटेबल हो जाता है, यानी आप उसको चेंज नहीं कर सकते। उसको एक नए सिरे से नया प्रोसेस होगा जब उसको आपने चेंज करना है या उसको आपने ऐड करना एडिट करना है। तो ये आप ये देखें कि अगर हमारे पास
हम बहुत से लोग आपस के अंदर एग्रीमेंट करते हैं और आमतौर पे नहीं लिखते। ये तो सबसे कह लें कि बुनियादी गलती होती है। अब आप नहीं लिखते तो अगला शख्स मुकर जाता है, अक्सर ऐसा होता है। दूसरा स्टेप इसके ऊपर ये आ जाता है कि आप सादा कागज के ऊपर लिख लेते हैं और दो लोगों के साइन करवा लेते हैं। ये थोड़ी सी आपकी सिक्योरिटी और ऐड हो जाती है रियल लाइफ के अंदर। तो ये हो जाता है कि वो अगला शख्स इतनी आसानी से नहीं मुकरता। लेकिन बहरहाल अदालत में इसको शायद चैलेंज नहीं किया जा सकता होगा, क्योंकि कुछ चीजें पूरी नहीं हो, उस पर साइन नहीं है, स्टाम्प नहीं है, या प्रॉपर अदालत के या कोर्ट के जो कानूनी तकाजे हैं वो पूरे नहीं हो। दूसरा ये स्टेप होता है इसमें, लेकिन कुछ ना कुछ सिक्योरिटी, कुछ ना कुछ सेफ्टी आपको मिल जाती है। तीसरा स्टेप क्या होता है? तीसरा स्टेप ये होता है कि आप जो है प्रॉपरली एक जो है फर्म हायर करते हैं। वो फर्म हायर करें या किसी वकील के पास जाते हैं, किसी कोर्ट के किसी मुतलका शख्स के पास जाते हैं। आप अपना कॉन्ट्रैक्ट करवाते हैं। जिस तरह हम जमीन खरीदते हैं तो जो है स्टाम्प करवा लेते हैं। तो स्टाम्प के ऊपर आप उसकी सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी करते हैं, उन्हीं अल्फाज में लिखते हैं। तो वो ज्यादा अच्छी सिक्योरिटी मिल जाती है, आपको कानूनी तहफ़्फ़ुज़ मिल जाता है। यही सूरत हाल हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लेके आते हैं। अब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इससे भी अगले दर्जे की आपको जो है वो सिक्योरिटी देता है। एक तो सारा डिजिटल है, ठीक है, किसी की कोई इंटरफेरेंस की जरूरत नहीं है। जैसे ही आपने इसके अंदर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिख दिया कि इफ दिस कंडीशन मेट, दिस ट्रांजैक्शन शुड बी एग्जीक्यूटेड, कि अगर ये वाली सूरत हाल जो है हमारे सामने आ जाए तो ये वाला काम हो जाए, ठीक है। यानी शाम 9 बजे तो आपका जो है वो 100 बिटकॉइन ट्रांसफर हो जाए इस एड्रेस पे। ये अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट लिख के ब्लॉकचेन के ऊपर स्टोर कर दिया तो अब आप मुकर नहीं सकते, या अगला इस पे मुकर नहीं सकता, क्योंकि ब्लॉकचेन को इससे गरज नहीं कि किसने लिखा है। वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को देखेगी। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर वो चूंकि टाइम आ गया, डेटा आ गया, सारा कुछ उसके पास मौजूद है, और अब क्या होगा कि वो ऑटोमेटिकली ट्रांजैक्शन हो जाएगी। उसमें उसको आपकी किसी तरह की ना हेल्प की जरूरत है और ना ही आप उसको चेंज कर सकते हैं। तो ये सिक्योरिटी अल्ट्रा लेवल पे है, ये सेफ्टी अल्ट्रा लेवल पे है। अभी आप ये देखें कि पूरी दुनिया के अंदर हम ऑनलाइन सारी काम कर रहे हैं। अब इस वक्त 90% की चीजें हम ऑनलाइन ही कर रहे होते हैं। तो ऑनलाइन के अंदर अगर हम इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट की कंपनीज को कितनी जरूरत है, इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट की जो है वो हमारी रियल लाइफ के अंदर कितनी जरूरत है, ये सिर्फ जो है एक सोच बन सकती है बहुत ज्यादा, बल्कि सारी की सारी चीजें इसके ऊपर शिफ्ट होने के बहुत जल्दी चांसेस। और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो सारी जो दुनिया है वो एक मतलब कह लें कि इसकी तरफ मूव कर रही है, बावजूद इसके कि अभी ये सारी चीजें काफी बेसिक लेवल पे है, अभी नई है। अभी 10-12 साल की हिस्ट्री है सिर्फ, इसके बावजूद। लेकिन इसके अंदर जो स्पीड है या इसकी जो ग्रोथ है वो अनबिलीवेबल है। तो ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट थे, इसको आप जनरल यूज कर लें, आप इसको एनएफटी के पर्पस के लिए यूज कर लें, आप इसको किसी भी तरह के जो सारी की सारी जितनी करेंसीज टोकन्स बनते हैं वो सारे के सारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की बेस के ऊपर बनते हैं। तो इसलिए इसकी जो यूज केसेस है वो ऑलरेडी काफी ज्यादा मौजूद है। अच्छा जी, उसके बाद हम चलते हैं जी टोकन स्टैंडर्ड्स के ऊपर। ये थोड़ी सी जो मतलब कॉम्प्लेक्स चीज है। टोकन स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं कि मुख्तलिफ ब्लॉकचेन के ऊपर आप जब टोकन बनाते हैं तो उन ब्लॉकचेन के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ता है। यानी ऐसा नहीं होता कि आपने जो है वो इथीरियम की ब्लॉकचेन के ऊपर टोकन बनाया तो आप रूल जो है वो इथीरियम की बजाय आप किसी और सोलाना के फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। सोलाना ब्लॉकचेन के ऊपर अगर आप बना रहे हैं तो रूल जो है वो इथीरियम के फॉलो हो रहे हैं, ऐसा नहीं होता। जाहिर बात है, सिंपल इस चीज को समझना है कि जिस जगह पे हम टोकन क्रिएट कर रहे हैं आप उसी के रूल फॉलो करेंगे, उसी सॉफ्टवेयर के अंदर रह के उसी के जो कह लें कि रेगुलेशंस हैं, उसकी इंस्ट्रक्शंस हैं, उसको फॉलो करेंगे, ठीक है, उनके स्टैंडर्ड्स को फॉलो करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप एंड्रॉइड की एप्लीकेशन बनाते हैं तो आपको एंड्रॉइड के फ्रेमवर्क में रहना पड़ता है। आप आईफोन आईओएस की एप्लीकेशन बनाते हैं तो आपको आईओएस के फ्रेमवर्क में रहना पड़ता है। तो ये फ्रेमवर्क्स आप इनको आसानी के लिए समझ लें कि फ्रेमवर्क्स जो है बुनियादी तौर पे ये हैं। ये क्रिप्टो जब हम क्रिएट कर रहे होते हैं, सॉरी क्रिप्टो करेंसीज क्रिएट करते हैं या आप एनएफटी क्रिएट करते हैं तो वो आपको उस फ्रेमवर्क में रह के करना पड़ता है, ठीक है। तो ये फ्रेमवर्क्स हैं, एथीरियम फ्रेमवर्क्स है, और आपके पास सोलाना का है, पोल्काडॉट का है, आडा का है। इस वक्त मार्केट के अंदर बेताशा फ्रेमवर्क्स मौजूद है, पॉपुलर फ्रेमवर्क्स भी 5-6 से ज्यादा है, जो जिसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट सेशंस में कि हम किस तरीके से क्रिएट करते हैं एनएफटी प्रॉपर प्रैक्टिकल वे में। अच्छा जी, अब एक और चीज समझ लें कि जो आपके एनएफटी होती है वो बुनियादी तौर पे क्रिप्टो करेंसी ही होती है।
एक अगर हम उसकी टेक्निकल डेफिनेशन को देखें ना, तो वो भी क्रिप्टो करेंसी होती है। बस फर्क इतना होता है कि आमतौर पर क्रिप्टो करेंसीज के जो टोकन होते हैं वो 1 मिलियन, 2 मिलियन, 10 मिलियन या 1 बिलियन की तादाद में बनते हैं। जैसे बिटकॉइन जो है वो 21 मिलियन की तादाद में सारे, यानी मैक्सिमम इसकी जो तादाद है 21 मिलियन है। इसी तरह मुख्तलिफ और हैं जिनकी 1 बिलियन है, 2 बिलियन है। बस एनएफटी के अंदर वो टोकन एक होता है, सिंगल होता है। तो इसलिए जो है वो कहते हैं इसको भी हम क्रिप्टो करेंसी ही है, लेकिन सिर्फ एक यूनिक टोकन होता है। ये बस एक फर्क है। बाकी टेक्निकलिटीज के पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेशन अगर हम देखें तो वो सेम। टोकन स्टैंडर्ड्स मुख्तलिफ ब्लॉकचेन के ऊपर ना नाम होते हैं, हमें ये कहीं ना कहीं जो है वो आगे जाके काम आने वाले हैं। मैं आपको सिंपल करके बता देता हूँ कि जो जितने भी टोकन इस वक्त मार्केट के अंदर मौजूद है, ठीक है, जो इथीरियम के ऊपर बने हैं, उनका उनका नाम होता है ERC20। ठीक है, ERC20 टोकन होते हैं जो नॉर्मल टोकन होते हैं। ये जनरल पर्पस टोकन है जो इथीरियम की ब्लॉकचेन के ऊपर बनता है। लेकिन एनएफटी का जो टोकन स्टैंडर्ड है उसका नाम होता है ERC 721 या फिर ERC 1155। ये दो टोकन स्टैंडर्ड आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखने हैं। बाकी आपके पास ट्रॉन के ऊपर TRC 721 बनता है। उसके बाद वेब के ऊपर यानी बाइनेंस के ऊपर 721 है। यानी उन्होंने सिर्फ अपना पिछला नाम चेंज करते हैं, पिछला ये एक जो आपकी कोड है ये चेंज हो जाता है, आगे जो नंबरिंग है वो उन्होंने सेम रखी है ताकि कंफ्यूजन ज्यादा ना हो। ठीक है, ये चूंकि इथीरियम ने सबसे पहले ये वर्ड यूज करना शुरू किया है ERC 721, तो बाकियों ने भी इसे चेंज नहीं किया। बाकियों ने सिर्फ अपने नाम TRC लगा के 721 कर दिया ताकि पता चले ये ट्रॉन की ब्लॉकचेन है, ये बाइनेंस स्मार्ट चेन के ऊपर इस तरीके। यानी अगर आप बाइनेंस के ऊपर जाके एनएफटी बेचेंगे तो आपको वेब 721 टोकन मिलेगा। अब ये जो दो जो हम ये टोकन पढ़ने वाले हैं ना, 721 और 1155, ये हमने बुनियादी तौर पे जब एनएफटी क्रिएट करनी है ना तो इसी के ऊपर ही करनी है। हम ERC 1155 क्रिएट करेंगे जब हम करेंगे कल सेशन। तो ये आपके पास कुछ स्टैंडर्ड होते हैं, ये आपको वैसे ही याद रह जाएंगे, नहीं भी याद रहेंगे तो आपको पता, कॉन्सेप्ट पता चल गया कि अब इसका क्या मतलब है। अगर आपको बाद में ये याद नहीं भी रहते तो आपको जब गूगल कभी भी करेंगे इसे या देखेंगे किसी जगह पे लिखा हुआ, तो आप उसके बाद देख के इसको गूगल करेंगे तो आपको फौरन समझ आ जाएगी कि टोकन स्टैंडर्ड्स का क्या मतलब। तो ये मुख्तलिफ ब्लॉकचेन्स के ऊपर टोकन स्टैंडर्ड्स जो है वो डिफरेंट होते हैं। अब ये मुख्तलिफ ब्लॉकचेन्स हैं जो इस वक्त एनएफटी को सपोर्ट करती हैं। इसमें आपके पास फैंटम है, कार्डानो है, इथीरियम तो ऑब्वियसली है ही है, ठीक है, सोलाना है, पॉलीगन है, पोलकाडॉट, ये आपके पास ये जो है ये फ्लो है, काफी पॉपुलर हो रही है आजकल। ये एवेलांच है, टेजोस है, ये लूना है। तो ये मुख्तलिफ ब्लॉकचेन्स है। हम जो क्रिएट करेंगे वो इथीरियम के जो लेयर 2 सोल्यूशन है स्केलिंग का, वो पॉलीगन है, हम इसके ऊपर करेंगे। ठीक है, तो ये भी जब हम इसके ऊपर जो है क्रिएट करेंगे तो फीस और दीगर चीज़ों के बारे में भी आपको पता चल जाएगा कि कितने पैसे लगते हैं, क्यों लगते हैं, कि जब हम क्रिएट करते हैं तो कितनी फीस लगती है। तो हम जो करेंगे वो फीस के बगैर ही करेंगे, बिल्कुल थोड़ी सी फीस लगेगी, सेंट्स में फीस लगेगी। जब हम अपनी एनएफटी को बाय करेंगे, पहले क्रिएट करेंगे फिर बाय करेंगे, यानी सेल करेंगे और ट्रांसफर करेंगे, वो सारे जब हम काम करेंगे तो हमें कितने पैसे लगेंगे वो हम बताएंगे आपको यहाँ पे जब प्रैक्टिकली उसका देखें। अच्छा, अब सवाल ये आ जाता है कि हमें ब्लॉकचेन ही क्यों चाहिए एनएफटी के लिए? कोई और प्रोग्राम जो है वो बना के हम एनएफटी क्यों नहीं बना सकते? तो देखें, कुछ चीजें ब्लॉकचेन की ऐसी हैं जो आपको वहां से वो एज मिलता है, वो लेवरेज मिलती है, आपको फायदा होता है जो दूसरी किसी अभी तक फ्रेमवर्क्स में आपको नहीं मिल रहा। देखिए, एक तो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है, चूंकि ये सारा जो इस वक्त दुनिया है वो डिजिटल है, तो ब्लॉकचेन, हमें ऐसी चीज चाहिए थी जो डिजिटल भी हो और ब्लॉकचेन डिजिटल है, पहली चीज तो इसमें है। दूसरा ना, ये ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट इस तरह है कि कोई भी फर्द इसके ऊपर होने वाली ट्रांजैक्शन को देख सकता है। अगर इस पे कोई ट्रांजैक्शन हुई है, क्रिएशन हुई है, ट्रांसफर हुआ है, बाय एंड सेल हुआ है, जब से हुआ है, वो एक हैश टैग, एक आपके पास जो है वो एक ट्रांजैक्शन आईडी आ जाती है। उस ट्रांजैक्शन आईडी को आप ब्लॉक एक्सप्लोरर पे डाल के दुनिया में कोई भी शख्स उस रेफरेंस को डाले, उसको मतलब वहां पे कॉपी पेस्ट करे, तो वो पूरी हिस्ट्री आ जाती है आपके सामने। तो ये इतनी ट्रांसपेरेंसी है कि इसमें 1% भी जो है वो इम्कान ही नहीं है कि इसके अंदर आप जो है वो कोई चेंजिंग कर सकते हैं या ये कोई इसमें कोई दो नंबरी हुई है। इम्यूटेबल है कि एक दफा ऐसा नहीं है कि आपने जो है वो आज किसी के साथ जो एग्रीमेंट की है
वो आपके पास डिजिटल है, तो अब आपने उसको एडिट करके दोबारा रीसेव कर दिया, सेव एज कर दिया। ऐसा कोई चक्कर वक्कर नहीं है इसके अंदर। वन टाइम है, वन टाइम जब ट्रांजेक्शन हो जाती है तो वो इरिवर्सिबल ट्रांजेक्शन होती है। यानी आप इसके ऊपर अगर आप किसी को पैसे भेज रहे हैं, अगर आपने एक बिटकॉइन किसी को भेज दिया तो अब वो कोई वापस नहीं ला सकता, वो चला गया। अगर गलत एड्रेस पे भेज दिया तो वो वैसे ही चला गया, वो फिर वो कभी रिकवर भी नहीं हो सकेगा। तो इसलिए कि डिसेंट्रलाइज्ड है, कोई इसको कंट्रोल नहीं कर रहा होता, कोई सिंगल एंटिटी नहीं है, कोई सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर नहीं है, कोई सर्वर नहीं है। ठीक है, ये पीयर टू पीयर है और एक नेटवर्क है। अगर आपने गलत किसी एड्रेस पे भेज दिया तो भी हमेशा के लिए चला गया, अगर किसी को आपने वैसे भेज दिया तो वापस नहीं आ सकता जब तक वो शख्स खुद आपको वापस ना करे। इसके बाद जो है आपके पास यहाँ पे एक और बड़ी जबरदस्त चीज है कि सेल्फ कॉन्ट्रैक्ट की सेल्फ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स की सेल्फ एग्जीक्यूटेबिलिटी होती है। जैसे अब आपने बहुत सी कॉम्प्लेक्स, मैंने तो अभी एक सिंपल मिसाल दी थी आपको कि इस टाइम पे ये ट्रांजैक्शन होती है, तो सिंपल मिसाल है। बहुत सारी कॉम्प्लेक्स जो है वो आप इसमें कोड है आपके पास, तो कोड के साथ आप कुछ भी कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर जो है क्रिएट हो सकते हैं, तो कॉम्प्लेक्स कॉन्ट्रैक्ट्स भी तो क्रिएट हो सकते हैं। तो वो आप उसके अंदर मुख्तलिफ कैटेगरीज, मुख्तलिफ चीजें मेंशन कर सकते हैं, और एट द एंड आप वो ऑटोमेटिकली जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी और आपको पता नहीं चलेगा। आपको उसके ऊपर जो है वो कह लें कि पूरा वक्त देने की, उसको एग्जीक्यूट करने की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वो ऑटोमेटिकली हर चीज अपने जैसे जैसे क्राइटेरिया मेट होता जाएगा वो एग्जीक्यूट होता जाएगा, चलता जाएगा। उसके बाद आ जाती है स्पीड एंड एफिशिएंसी। हमारे पास ब्लॉकचेन के अंदर जो ये सारी चीजें हैं वो स्पीड और एफिशिएंसी इसमें मौजूद है। अगर आपने नॉर्मल रियल लाइफ के अंदर अगर हम देखें तो एक ट्रांजैक्शन जो है एक ऑफिस में जो है, अगर आपने कोई पेंटिंग फर्ज करें खरीदनी है और आपने उसकी ओनरशिप क्लेम करनी है, आप जाते हैं ऑक्शन के अंदर, इस पे वक्त लगता है। वहां पे जाके आप डील करते हैं, उस पे वक्त लगता है। उसके बाद आप जो है उसके डॉक्यूमेंट्स लेते हैं, उसकी डिलीवरी लेते हैं और दीगर सारी चीजें, और मुख्तलिफ ऑफिस से उसके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेते हैं, उस पर वक्त लगता है। उसके बाद फिर जाके आप ओनरशिप क्लेम कर सकते हैं, या इससे भी आगे कोई स्टेप होंगे। ब्लॉकचेन के अंदर ऐसी चीज कोई नहीं, स्पीड है। विद इन अ सेकेंड जो है वो आपकी जो है वो अ, आपकी ओनरशिप जो है वो आप क्लेम कर सकते हैं। और ये ओनरशिप हर लिहाज से फिजिकल वर्ल्ड की ओनरशिप से ज्यादा जो है वो कह लें कि अथेंटिक है, ज्यादा जो है वो इसको वेरीफाइबल है, और इसके साथ साथ ज्यादा सिक्योर है। तो ये आपके पास ये बहुत सारी जो चीजें, इसी वजह से हम इस ब्लॉकचेन को यूज करते हैं एनएफटी क्रिएट करने के लिए। अगर इसके बाद हम वॉलेट्स देख लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट वॉलेट्स क्यों हैं? वॉलेट्स इसलिए इंपॉर्टेंट हैं कि आपने क्रिप्टो करेंसी, डीफाई वर्ल्ड, या ये ब्लॉकचेन की दुनिया के अंदर अगर आपने आना है तो आपकी बुनियादी आईडी जो है वो वॉलेट्स है। यहाँ पे आपकी ईमेल आईडी नहीं चलती, यहाँ पे आपकी दूसरा यूजर नेम पासवर्ड नहीं चलते, बल्कि हर वो काम जो आपने ब्लॉकचेन के साथ करना है, ब्लॉकचेन के ऊपर करना है, वो आपका वॉलेट के थ्रू होगा। वॉलेट आपकी आइडेंटिटी होती है। अगर हम फ्यूचर के अंदर 5-10 साल के अंदर मेटावर्स और इस तरीके से जो दूसरी गेम फाई है, या आपकी ब्लॉकचेन रेवोल्यूशन है, या क्रिप्टो करेंसी की अडॉप्टेबिलिटी है, ठीक है, ये सारी चीजें अगर हम बहुत ज्यादा जो है वो कह लें कि इसकी अडॉप्शन देखते हैं, या मैस लेवल पे ये जो है वो चलना शुरू हो जाती है, तो तब भी आपको वॉलेट्स ही चाहिए होंगे। वॉलेट्स ही वो चीज़ है जो आपकी आईडी, वॉलेट्स ही वो चीज़ है जिससे आप ट्रांजैक्शन करते हैं, वॉलेट्स ही वो चीज़ है जहाँ से आप पैसे भेजते हैं, सेंड करते हैं, रिसीव करते हैं। इसके अलावा जो कुछ भी आप करते हैं वो आप वॉलेट के थ्रू करते हैं। यानी ये वो की है, वो की है जो आपको ब्लॉकचेन नेटवर्क के साथ आपकी कम्युनिकेशन करवाती है। तो वॉलेट्स को समझना बेहद जरूरी है। हमारा जो आज का सेशन के अंदर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक था ये। और वॉलेट्स जो है मैं समझता हूँ कि इसको हम एक ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। आज का जो सेशन हम यहाँ पे खत्म करते हैं, कल हम इसको देखेंगे वॉलेट्स को। आज टाइम ज्यादा हो गया क्योंकि जो वॉलेट्स हैं इनको जब तक हम इन डेप्थ नहीं समझेंगे और इनके ऊपर प्रॉपरली इसको हमें टाइम देना होगा, तो तब जाके मतलब कोई कंफ्यूजन हमें नहीं रहनी चाहिए, तब जाके इसकी अच्छी तरीके से समझ आएगी। तो वॉलेट्स के ऊपर हम कल बात करेंगे। आज का सेशन हम यहाँ पे खत्म करते हैं। जो आपके क्वेश्चन हैं मैं अभी क्वेश्चन लेता हूँ, और हो सकता है कि हमें ये जो हमारी ट्रेनिंग है ये 2 दिन से बढ़ा के 3 दिन करनी पड़ जाए, मुझे आज ऐसा लग रहा है। तो कोई बात नहीं, हम 3 दिन कर लेंगे, लेकिन बहरहाल मकसद ये है कि समझ आनी चाहिए, मकसद ये है कि आपकी इसके अंदर
जो है वो जो हमने पढ़ा है उसकी प्रैक्टिकल जो आपको एप्लीकेशन के ऊपर काम करना आना चाहिए। तो अभी आज का सेशन हम यहाँ पे खत्म करते हैं, वॉलेट्स हम कल देखेंगे। और अब आपके कोई क्वेश्चन है आप हैंड रेस कर सकते हैं, मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं चैट में। और आज के सेशन के हवाले से जो मुश्किल लगा, जो बेहतर लगा, समझ आई नहीं आई, उस पर बात कर सकते हैं। तो आप हैंड रेस करें, मैं आपका माइक अनम्यूट करता हूँ, या फिर आप मुझे चैट में लिख के भेज दें। जी कोई क्वेश्चन नहीं? क्लियर? ओके। आज के सेशन की आपको समझ आई? ज्यादा टफ तो नहीं था, बेहतर रहा है आज का सेशन? सर। जी वालेकुम अस्सलाम। जी अरसलान, आप पूछिए। सर मेरी सिर्फ 2-3 सेशन थोड़ा सा टफ था। मैंने कुछ वर्किंग की थी इस कॉन्सेप्ट के बारे में। मैंने ओपन सी और कॉइन बेस और ये चीजें डाउनलोड की थी, लेकिन कुछ इसको मतलब कि नहीं मैं समझ सका। मेरा सिर्फ एक छोटा सा क्वेश्चन है। ब्लॉकचेन लेमन टर्म्स में एक जस्ट एक सॉफ्टवेयर है जिसके ऊपर आप कॉन्ट्रैक्ट और हर चीज अप्लाई कर रहे हैं, ऐसे ही है या ये बिल्कुल कोई? ऐसे, बिल्कुल ऐसे ही है। ब्लॉकचेन इज अ डिजिटल लेजर। ठीक जस्ट हो गया। ठीक है। मतलब कि अगर मेरे पास मिसाल के तौर पे मैं कोई एनएफटी या कोई ऐसी चीज बनाता हूँ, मतलब काफी सारी मुझे एनएफटी के जो बेसिक पॉइंट था वो क्लियर हो गया कि एनएफटी और फंजिबल टोकन टोकन में क्या फर्क है। लेकिन अगर मैं एनएफटी बनाता हूँ तो वो चीज मेरी मतलब कि एज अ मेरे नाम पे कैसे रजिस्टर होगी कि ये चीज मेरी है? वो उसके लिए कोई उसमें कोई स्पेशल? जी, वो इस मैं जिस तरह मैं वॉलेट की बात कर रहा हूँ, वॉलेट्स मैंने आज क्यों नहीं पढ़ाए, आज के बेसिकली आज की आउटलाइन में ही शामिल थे। लेकिन मैं इसको सिर्फ और सिर्फ टाइम पास के लिए पढ़ाना नहीं चाह रहा था। मैं वॉलेट्स को जो है वो कह लें कि उस लेवल तक कह लें कि आप ये पी चुके होंगे इस सारी कॉन्सेप्ट को। आज का जो कॉन्सेप्ट था ना वो एक ओवरव्यू था हर चीज के हवाले से कि चल क्या रहा है, मामला हैं क्या। कल से जी हमने सर। वॉलेट क्रिएट करना है, हमने प्रैक्टिकल जो है वॉलेट को क्रिएट करना है। मेटामास्क को यूज कैसे करते हैं, मेटामास्क में टोकन्स ऐड कैसे करते हैं और कहाँ से क्या मतलब होता है इसका, वो सारी की सारी चीजें बेसिकली 20-25 मिनट लेंगी कम अज कम। तो वो मैं कह लें कि बिल्कुल बेसिक से एबीसी से स्टार्ट करूंगा और एक्स वाई जी तक जी जाऊंगा। सर। तो आप जो कह रहे हैं ना कि ओनरशिप क्लेम कैसे होती है, तो ओनरशिप बुनियादी तौर पे आपकी ये वॉलेट आईडी जो होती है ना, ये आपका सब कुछ है। वॉलेट गुम, आप खत्म। ठीक है। बिल्कुल तो ठीक। वॉलेट आईडी है बिल्कुल ये ठीक। आप। ठीक है, तो ये मतलब बिल्कुल क्लियर हो जाएगा मामला। वॉलेट अगर हमारे पास है तो फिर हमारा, अदरवाइज नहीं है तो we're done। जो जी कुछ हमने बिल्कुल। बनाया था वो चला। अच्छा, बिल्कुल ठीक। जी, ओके। वॉलेट इज अ की बिल्कुल। जो आपको एसोसिएट करती है, आपको कह लें कि बुनियादी तौर पे कम्युनिकेट करवाती है ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन जो है एक पब्लिक नेटवर्क है। हम पब्लिक ब्लॉकचेन की बात कर रहे हैं ना, प्राइवेट भी होती हैं, कंसोर्शियम भी होती हैं, लेकिन वो इंडस्ट्री के लिए अपने काम के लिए होती हैं। बैंक्स अगर बनाना चाहेंगे तो वो पब्लिक तो नहीं बनाएंगे, हम उनकी डाटा नहीं देख सकेंगे। ये बिल्कुल सही। बेसिकली पब्लिक ब्लॉकचेन जो होती है ना, पब्लिक जी। ब्लॉकचेन के ऊपर बुनियादी तौर पर डेटा होता है, वो वेरिफिकेशन के लिए आप समझ लीजिए नेटवर्क है। दुनिया के अंदर ना इस वक्त हमें ये चीजें, अगर कोई डिजिटल दुनिया के साथ ऐड है और मतलब उसके साथ जुड़ा हुआ है, उसको इस बात की समझ होगी कि इस वक्त ये वेरीफाई करने का जो मेथड है, वेरिफिकेशन चीज और ओनर जो आपकी ओनरशिप है इसको क्लेम करना और जी सर। इंटरनेशनली इन चीजों को सारी जगहों पे देख पाना और सिक्योर वे में, ये इतनी बड़ी यूटिलिटी है कि ये इटसेल्फ बहुत बड़ी यूटिलिटी है। ठीक है। ओके, तो बिल्कुल ठीक है। ठीक है, ये बात सारी आपकी चीजें समझ। हैं। जी। मेन तो मेन डिफरेंस ये है कि किसी को हम बाकी जो इस तरह के नेटवर्क से हमको देख नहीं सकते, लेकिन ये पूरी दुनिया में कहीं से भी एक्सेसिबल है जी देख ब्लॉकचेन भी पे। सकते हैं और इसके ऊपर आप ट्रस्ट सबसे ज्यादा कर सकते ठीक हो हैं। गया। पब्लिक है ठीक ना, है। मतलब आप भी इसका ठीक हिस्सा हो बन सकते हैं, कोई आपको रोक नहीं सकता कि आप इथेरियम का हिस्सा ना बने, कोई भी नहीं रोक सकता, कोई सेंसरशिप नहीं है। देयर इज नो सेंसरशिप। अगर थैंक यू सर। सेंसरशिप होगी तो वो पब्लिक ब्लॉकचेन नहीं होगी, और वो पब्लिक ब्लॉकचेन नहीं होगी तो उसकी एक्सेप्टेबिलिटी नहीं होगी, मार्केट के अंदर वो आएगी नहीं, कोई उसको लेगा ही नहीं। ठीक है। ओके हो गया सर। एक फाइनल रिक्वेस्ट, ये स्लाइड्स आप अभी हमसे शेयर करेंगे इस
जी सेशन मैं के बाद बिल्कुल आज तक की जो स्लाइड्स हैं वो मैं अभी आपके साथ शेयर करता हूँ, बिल्कुल करता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, दिस इज इट, थैंक यू। ओके। अच्छा, अगर इसके अलावा जो एक मुझे मैसेज आया कि न्यू कॉन्सेप्ट है, थोड़ा टाइम लगेगा, बिल्कुल टाइम तो लगेगा। मैंने आज थोड़ा सा इसलिए शॉर्ट कर दिया आज का सेशन भी, ताकि आप इसको अच्छे तरीके से डाइजेस्ट कर सकें। कल हम प्रैक्टिकल, आज चूंकि काफ़ी सारी चीज़ें थियोरेटिकल थी, तो प्रैक्टिकल और थियोरेटिकल अगर एक दिन में करते तो मुझे लग रहा था कि शायद प्रॉब्लम आ जाएगी, कोई कंफ्यूजन ना हो जाए, तो वो फिर इंटरेस्ट भी थोड़ा लूज हो जाता है। तो आप इसको थोड़ा सा एक दफा देख लीजिएगा, लेकिन जब हम कल प्रैक्टिकल में जाएंगे ना, तो जो काफी सारी चीजें हमने देखी हैं, पढ़ी हैं, आज सुनी हैं, वो सारी चीजें जब हम खुद कर रहे होंगे तो वो बहुत जल्दी क्लियर हो जाएंगी और ज्यादा अच्छे तरीके से आपको समझ आ जाएंगी। तो वो बिल्कुल परेशानी है, बेफिक्र होने की जरूरत है, बेफिक्र हो जाए इस मामले में कि आपको थोड़ा सा डिफरेंट, जारी बात है, आपने देखिए ब्लॉकचेन डेवलपर आपने बनना नहीं है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्रिएटर आपने बनना नहीं है, इसलिए मैंने उसको वहां तक ही रखा है जहां तक उसकी जरूरत है, जो है ना, सिंपल कॉन्सेप्ट और मिसालों के साथ। तो आपने उनको मजीद जाके जो है वो उस तरीके से सिर्फ इसका कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है, ना कि इसका एक्सपर्ट बनने की। हमने एक्सपर्ट जो है वो बनना है अपने एनएफटी के हवाले से, तो हम उसकी तरफ जाएंगे। तो ये बुनियादी तौर पे जरूरत थी, मैं वहां पे एनएफटी क्रिएट कर रहा हूँ और वहां पे मैं नेटवर्क ऐड कर रहा हूँ, और आप मुझसे पूछ रहे हो कि नेटवर्क्स क्या होते हैं, आप मुझसे पूछ रहे हो वॉलेट्स क्या होते हैं, तो वो प्रॉब्लम थी। ठीक है, तो आप इसको दोबारा सुन लीजिएगा, फेसबुक पे भी ग्रुप में भी अपलोड हो जाएगा, और इसका मैं लिंक भी अभी थोड़ी देर में जो है वो भेज देता हूँ। तो तब तक के लिए मेरे ख्याल से और कोई क्वेश्चन है तो बताएं, वरना फिर हम आज का सेशन क्लोज करते हैं। पूछने में और क्वेश्चन करने में किसी तरह की कोई लिमिटेशन नहीं है, बेसिक से बेसिक क्वेश्चन किया जा सकता है, और बाकी जो आपको समझ नहीं आई, जितने भी क्वेश्चन करना चाहते हैं वो करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लोज करें जी सेशन आज का, चले जी। ओके गाइस, कल मिलते हैं इंशाल्लाह फिर इसी टाइम, और हम आगे वॉलेट्स को पढ़ेंगे।